युवा वैज्ञानिक डॉक्टर सी.के. रावत जी, मंच पे आसीन जनमत पार्टी के केंद्रीय सदस्य गोविंद प्रसाद यादव जी, मंच पे आसीन जनमत पार्टी के भातृ संगठन के तमाम पदाधिकारीगण, महिला जनमत संघ के पदाधिकारीगण, विद्यार्थी जनमत संघ के पदाधिकारीगण तथा यहाँ पे उपस्थित तमाम मेरे बुजुर्ग बंधु, युवा मित्र, मेरी माताएं बहनें, मैं सभी को सर्वप्रथम नमस्कार और सलाम करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, बहुत सारा समय गुजर गया, बहुत सारी बातें आप सब ने अभी तक सुना और बहुत सारे चीजों को आप सब ने अनुभव भी किया, अपनी जिंदगी में झेला भी है। मैं आप सभी से ज्यादा समय नहीं, 10-15 मिनट का ही समय लेना चाहता हूँ। मेरे मित्रों, 10-15 मिनट के समय में आप सब ने कुछ लेके यहाँ से जाइएगा, वरना रास्ते में यदि कोई पूछ देगा कि कहाँ गए थे तो आप क्या जवाब देंगे? आप क्या उन्हीं नेताओं की सभाओं की तरह बताएंगे कि पता नहीं? वो जो मंच पे बैठे थे उनको पता होगा, या जो आगे चल रहे थे उनको पता होगा? ये बात कभी नहीं कहिएगा। आप अपना सीना ठोक के कहिएगा कि हम जनमत पार्टी की सभा में गए थे। वह जनमत पार्टी जो जनता राज बनाने का संकल्प लिया है, वह जनमत पार्टी जो एक घर एक रोजगारी देने का व्यवस्था का संकल्प लिया है, वह जनमत पार्टी जो युवाओं को विदेश न जाके यहीं पे रोजगारी देने का संकल्प लिया है, वह जनमत पार्टी जो समाजवाद को लागू करने का संकल्प लिया है, वह जनमत पार्टी जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्थापना करने के संकल्प लिया है, वह जनमत पार्टी जो गैर दूसरे पार्टियों में अभी तक कहीं पे अपनी जीवन को बिता रहे थे, वह भटक रहे थे, उनको सम्मान नहीं मिल रहा था, उन्हें सम्मानित करने का संकल्प लिया है। उस जनमत पार्टी की सभा में गए थे और हमने कुछ सीख करके आया है। मेरे भाइयों, मेरी माताओं, अगर कोई पूछेगा तो इसका जवाब देने के काबिल होकर के यहाँ से जाइएगा, वैसे मत चले जाइएगा। वैसे एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देने के लिए सिर्फ इस सभा में नहीं आए हैं, क्योंकि यह सभा नहीं है, यह परिवर्तन का संकल्प लेने वाला एक बहुत बड़ा जमात है। और इसी जमात के जरिए से मधेश का जो है समस्या भी समाधान होगा और आने वाली पीढ़ियों का भाग्य भी लिखने का समय आ गया है। इसलिए बहुत ही गंभीरता से आप सब 10-15 मिनट का समय जरूर आप सब व्यतीत कीजिएगा। मैं जानता हूँ बहुत बड़ा अमूल्य समय है आप लोग का और बहुत भारी समय आप सब ने इस प्रांगण में बिताया है। इसके लिए पुनः मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और पुनः मैं आप सभी से क्षमा याचना भी करता हूँ, हम सब ने इतना समय लिया। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों ने बहुत सारी बात कहा। मेरे भाइयों ने ये भी कह दिया बोलते बोलते कि आप सबने, मैंने सुना है कि कहीं कांग्रेस में लगे हैं, कहीं कम्युनिस्ट में दिन बिता रहे हैं, तो कहीं रापरापा और जसपा में अपनी समय को बर्बाद कर रहे हैं। मैंने ये सुना तो मुझे कोई संकोच नहीं लगा, मैं परेशान नहीं हुआ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात के लिए परेशान थोड़ा सा हुआ कि मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों अभी तक लगे थे ना, वो ठीक था, लगे थे वो ठीक था, लेकिन आज जान करके यदि अब कल से लगोगे तो ये अपराध होगा, ये संतान द्रोह होगा और वो संतान द्रोही बनने का संकल्प कोई मत कीजिए। मैं स्टेज वालों से भी अनुरोध करता हूं कि आप लोग ताली मत बजाइए। यदि आपके समझ में आए तो आप ताली से नवाज सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, ये आपका स्वतंत्रता है। समझ में नहीं आइए तो भी मत कीजिएगा, लेकिन समझ करके ताली बजाइएगा मेरे भाइयों। तो अब क्या देखना है? आप सब ने अपनी जीवन में सारी व्यवस्थाओं को बदलते हुए तो देख लिया ना, लेकिन क्या कहीं आपका जीवन भी बदला? क्या यहाँ इस भूमि, इस मिट्टी का अवस्था भी बदला? व्यवस्था तो बहुत बदला, लेकिन अवस्था में बदलाव क्यों नहीं आया? यह सोचने की बात है। अवस्था में यदि जब तक बदलाव नहीं आएगा तो किसी के सभा में जाकर के ताली ठोक के चले आना ये बहादुरी नहीं है। किसी नेता की चाकरी करना, किसी पार्टी की गुलामी करना बहादुरी नहीं है। जब तक आपके बाल बच्चों का भविष्य का बदलाव नहीं होता है, उनके अवस्था में परिवर्तन नहीं आती है, तब तक यह सब बेकार है। और यह बेकार का खेल करना हमारे जीवन का मकसद नहीं है। इसलिए यदि हमारी जीवन कुछ भी हो, 20 साल हो, 30 साल हो, 50 साल हो, उसमें कुछ करके जाना है। और कुछ करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए और वो लक्ष्य भी ईमानदारी के
को निभाना होगा और सही रास्ता को चयन करना होगा। मेरे भाइयों, आप सबने देखा, मेरे मित्रों ने कहा रापरापा में बहुत लोग लगे। अरे राजतंत्र को तो आप सबने देख लिया ना, अब क्या देखना बाकी है? वह राजतंत्र, जो राजतंत्र ने हमारे इतिहास को बर्बाद कर दिया, वो राजतंत्र जिसने हमारे सभ्यता को बर्बाद किया। जब से यहाँ पे 250 वर्ष के भीतर में, जब से यहाँ पे नेपाली खस राजाओं का हुकूमत हुआ, राजाशाही हुआ, उसके बाद उससे पहले का इतिहास देखिए तो आपके बाप दादाओं का इतिहास है, वो राजा जनक का इतिहास है, वो राजा सिद्धोधन का इतिहास है, वो सुल्तान शमसुद्दीन का इतिहास है, वो फिरोज खान का इतिहास है, वो राजा प्याग का इतिहास है, वो थारू राजा तंगीशरण का इतिहास है। लेकिन किसने भुलवाया? मेरे भाइयों, आप लोग बड़े गर्व के साथ राजाओं देश बचाओ करते हो ना, आज से मत बोलिएगा, क्योंकि अब बोलना अपराध होगा। अभी तक नहीं जानते थे, कोई मतलब नहीं, लेकिन राजा ने क्या किया? एक वेशभूषा की नीति लाई, जिससे मधेसियों को अनागरिक तो बनाया, एक वेशभूषा के जरिए पूरा नेपालीकरण कर दिया। हमको मजबूरन नेपाली वेशभूषा और पहिरन उसको लगाना पड़ा, उसको मानना पड़ा। उसके बाद आपको नेपाली मानने का ये जो नियम बनाया, 2020 साल की नियमावली को उठा के देख लीजिए। राजा महेंद्र ने क्या किया? महेंद्र राजमार्ग बनवाया, पूरे के पूरे पहाड़ से लाके पहाड़ियों को बैठा दिया। मधेसियों को घर बनाने तक का आज भी जमीन नहीं है, उनको किसी ने नहीं देखा। ये किसने किया? राजा ने किया। राजा ने क्या किया? महेंद्र माला जैसी पुस्तक अनिवार्य स्कूलों में लागू कर दी। महेंद्र माला आपको पढ़ना ही है, स्कूल में श्रीमान गंभीर आपको गाना ही है, अपने घरों में राजा की तस्वीर लगाना ही है। यह काम किसने किया? यही नेपाल के राजाओं ने किया, जो 250 से 300 वर्ष के भीतर में यहाँ पे शासन किए, हमारे ऊपर शासन किए। इन्होंने क्या किया? हमारे सभ्यता को बर्बाद कर दिया। अब क्या उसी राजा के पूंछ को पकड़ के चलोगे? क्या वो राजा आके अब देश बचाएगा, कि राजा आके जो कुछ बचा है उसे बर्बाद करेगा? इसलिए निसंकोच कहिए, सीखे आओ, मधेश बचाओ, दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास, याद कीजिए। इसलिए वो राजावादी वाला बात छोड़ दीजिए। अभी तक लगे थे, अनजाने में लगे थे, अब लगने का साहस नहीं कीजिएगा, अब लगने की जो बात नहीं कीजिएगा, वरना क्या होंगे? आप अपने संतानों के द्रोही होंगे, कि जो राजा ने हमको गुलाम बना दिया, हमारी संस्कृति का अपहरण किया, हमारे भविष्य को बर्बाद किया, हमारे सभ्यता को बर्बाद किया, आज भी उसी का हम पालन पोषण करते हैं, तो हमसे बड़ा अपराधी कौन होगा? मेरे भाई, कांग्रेस तंत्र आया, अब क्या देखना बाकी है आप लोग को? कांग्रेस के लिए आपने क्या नहीं किया? आज तक भी झंडा ही हिला रहे हैं, आज तक भी उसके लिए जुलूस ही लगा रहे हैं, लेकिन उसने क्या किया? आपकी पूरी संपत्ति को बेच डाला, आपका जितना जंगल था बेच दिया, जमीन थी बेच दिया, आपका जितनी नदियां थी, नदी नाला सब बेच दिया। कौन बेचा? वही कांग्रेसी लोग बेचे। और क्या किया? जब आपके बाल बच्चों ने अधिकार मांगा तो गोली फटाफट मार दिया। 62-63 में गिरजा प्रसाद कोइराला ने 52 को मारा, 72 में सुशील कोइराला ने 60 से ज्यादा को मारा, और अनगिनत कितने को मारा। ये कांग्रेसियों का काम है। इसलिए कांग्रेस हमारे पूरे मधेश की संपत्ति को बेचने का काम किया है, मधेसियों का अनागरिक बनाने का काम किया है, क्योंकि 2007 साल से यहाँ पे कांग्रेसियों का शासन रहा। नेपाल में 2019 साल में नागरिकता नियमावली बना। बताओ आज क्यों लाखों मधेसी अनागरिक है? आप यदि कांग्रेस में रहते हो, यहाँ के कांग्रेसियों कान खोल को सुन लो, तुम किसके लिए राजनीति करते हो? इस समाज के लिए करते हो ना, तो पूरा जंगल तो कांग्रेसी बेचवा दिया। आज यहाँ का आदमी एक वहां से एक जाकर के जलावन भी नहीं ला पाता है। यहाँ का पूरा नदी तो बेच दिया कांग्रेसियों ने, लेकिन मधेसियों के खेत में सिंचाई का व्यवस्था नहीं है। यहाँ का पूरा जितना कुछ था, खानी नदी सब कुछ बेच दिया, आज भी हमारी रोड नहीं बन रही है। ये कांग्रेसियों किसके लिए राजनीति करते हो? आखिर लाखों मधेसी, लाखों मुस्लिम लोग यहाँ पे नागरिकता से वंचित क्यों है? कौन किया? वही कांग्रेसी लोग ने किया, और आज भी आप कांग्रेस का जय जयकार करते हो। इसलिए कांग्रेसियों, आपको कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, आपको कांग्रेस ने एक चीज जरूर दिया है, वो है क्रियाशील सदस्यता जरूर दिया है, कि तुम हमको ले भी देते रहो, पैसा देते रहो, और कांग्रेस के नाम पे मेरे बने रहो, और तुमको हम एक कार्ड बना के देते हैं। इसलिए कम्युनिस्ट कांग्रेस ने आपको क्रियाशील सदस्यता नहीं दिया है, आपके बाल
क्रिया बनाने का करने का प्रमाण पत्र दिया है। इसलिए इस प्रमाण पत्र को जलाना होगा। जब तक मधेसी इस प्रमाण पत्र को धगदही चौराहे पे आग नहीं लगाएगा तब तक मधेश समृद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए आप सभी को इस कांग्रेस और कम्युनिस्ट के क्रियाशील सदस्यता को आग लगाना होगा और वहां से बताना होगा कि ये हमारी भूमि है, ये मधेश की भूमि है। इस पे शासन भी मधेसी का होगा, प्रशासन भी मधेसी का होगा। जो कुछ भी होगा हम करेंगे। इसका भाग्य निर्माता हम है। कोई दूसरा आके हमारे ऊपर शासन करे ये हमें मंजूर नहीं। जब तक ऐलान नहीं करोगे मधेसियों, कितना कुछ कर लो, यहाँ पे न समृद्धि होगा न विकास होगा। इसलिए इसके क्रियाशील सदस्यता को आग लगाओगे कि नहीं लगाओगे? हाथ उठा के बताओ, बताओ मेरे भाइयों, इसके क्रियाशील सदस्यता को आग लगाओगे कि नहीं? इसके इसी चौराहे पे जहाँ पे जिसको जो चौराहा मिलता है कल से फिर जाइए, इसके क्रियाशील सदस्यता को आग लगाइए और अपना सरकार बनाइए। जनमत पार्टी का सरकार बनाइए जो जनता का सरकार होगा और वो जनता राज कायम करेगा। इसलिए अब क्या देखना, अब क्या देखना, अब क्या देखना बाकी है मेरे भाइयों? क्योंकि आप सबने तो बहुत कुछ देख लिया। आज यहाँ पे गरीबी है, जिम्मेदार कौन? यहाँ पे भूखमरी है, जिम्मेदार कौन? यहाँ पे अशिक्षा बढ़ रहा है, जिम्मेदार कौन? यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था बर्बाद हो रहा है, जिम्मेदार कौन? अस्पताल नहीं है, जिम्मेदार कौन? प्रत्येक हमारा भाई विदेश से मर के यहाँ पे लाश के रूप में आता है, जिम्मेदार कौन? बताइए। महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, जिम्मेदार कौन? मेरे बुजुर्गों का हत्या हो रहा है, जिम्मेदार कौन? यहाँ दलितों की हत्या की जाती है, जिम्मेदार कौन? यहाँ पे सारे व्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन है मेरे भाइयों? इसका जवाब चाहिए। और आप लोग भूलिएगा, ये जितना समस्या है सारे समस्या का जिम्मेदार कौन? तो निसंकोच आप सब कह सकते हैं कि इसका जिम्मेदार है तो सरकार है। क्या यहाँ पे सरकार नहीं है? सरकार तो आप लोगों ने बना दिया। कौन सरकार नहीं बनाया मेरे भाइयों? संघीय सरकार भी बना दिया, प्रदेश सरकार भी बना दिया, स्थानीय सरकार भी बना दिया। लेकिन हमको मिला क्या? 3-4 बरस हो गया ये सरकार चलते चलते। क्या मिला हमको? क्या बदलाव मिला? क्या हमारे बाल बच्चों का भविष्य बदल गया? क्या हमको आज विदेश नहीं जाना पड़ रहा है? क्या बदलाव आया आखिर? तो आप कहेंगे भाई केंद्रीय सरकार है। केंद्रीय सरकार किसका है? हमारा है, अपना है? नहीं है। क्यों नहीं है? कि वह केंद्रीय सरकार उन्हीं शासकों का बना हुआ है और जो शासक हमसे वोट लेके अपना सरकार बनाता है वह सरकार वहां पे बना बैठा है, वो कम्युनिस्ट का सरकार बना बैठा है। वो कैसा सरकार है याद कीजिए। एक बार मदन भंडारी ने पूरे देश से प्रमुख कांग्रेस कम्युनिस्ट वालों को बुलाया, सम्मेलन किया, कहा भाई यहाँ पे कौन नीति लागू होना चाहिए? सबने कहा साम्यवादी नीति होना चाहिए, जो कम्युनिज्म सिद्धांत है कम्युनिस्ट का वो लागू होना चाहिए। मदन भंडारी के लिए कहा नहीं नहीं, यहाँ पे साम्यवाद लागू नहीं हो सकता। उन्होंने कहा क्यों? कहा रहे यहाँ तो मधेसी है, मधेसी। क्योंकि साम्यवाद में क्या होता है? ना कोई धर्म होता है, ना कोई रीति रिवाज होता है, ना कोई चाल चलन होता है, ना किसी का कोई बहन, ना कोई भाई, जहाँ पे चला जाए कोई मतलब नहीं, ना किसी का संपत्ति होता है, ना किसी का कोई चीज होता है, किसी का कुछ नहीं होता है। कम्युनिस्ट में, ओरिजिनल कम्युनिस्ट में वो सब कुछ नहीं होता है जिसका सिद्धांत कम्युनिज्म हो, जो अभी रसिया में है, जो अभी चाइना में है, जो अभी कहाँ पे है जानते हैं ना, कोरिया में है। मदन भंडारी से लोगों ने कहा वही चाहिए, मदन भंडारी ने कहा नहीं नहीं, क्योंकि मधेसी धर्म को मानता है, जात को मानता है, अपनी बहू बेटियों को मानता है, अपनी संपत्ति को भी मानता है। यहाँ पे कम्युनिस्ट का सिद्धांत नहीं चलेगा। तो कहा क्या चलेगा? तब क्या कहा? यहाँ पे बहुदलीय जनवाद होना चाहिए। क्या है बहुदलीय जनवाद? और बहुदलीय जनवाद को भी आज परिवर्तन कर दिया। आज क्या बोलते हैं लोग? नौलो जनवाद। अरे क्या है बहुदलीय जनवाद? तो मेरे भाइयों आप सबको मालूम होगा कि घोड़ा की बहुत सारी प्रजाति होती है। एक घोड़ा होता है, रेस लगाता है, दूसरा उससे नीचे भी होता है, उससे भी नीचे होता है, और जो सबसे नीचे होता है उसे गदहा कहा जाता है कि नहीं? और गदहा और घोड़ा दोनों अपना काम करता है, लेकिन उसके बीच वाला एक होता है, न वो काम करता है न करने देता है। वो क्या है आप लोग बताइए? उस
कौन होता है? बोलो, खचड़ा होता है, खचड़ा। इसलिए ये कम्युनिस्ट खचड़ा है, ये न घोड़ा है न गधा है। इसलिए मैं निसंकोच कहता हूँ वो खचड़ा सबका सरकार है। और खचड़ा क्या करता है? सिर्फ घूमता रहता है, उससे कोई मतलब नहीं। आज क्या है, एक केंद्र सरकार चला रहा है, दूसरा रोड पे नौटंकी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ से भैरावा से लोगों को बुला करके काठमांडू में सभा लगवाता है। वो नौटंकी कौन कर रहा है? उसी कम्युनिस्ट वाला। दूसरा जंगल में बैठा है, तीसरा जो है हमारे संरचनाओं के ऊपर बम फोड़ रहा है। ये काम किसका है? बोलो, ये वही खचड़ा है। न ये कम्युनिस्ट है, न ये साम्यवादी है, न समाजवादी है। ये बीच का नौलो जनवादी खचड़ा जनवादी है। इसलिए ये कम्युनिस्ट हमारा सरकार हो ही नहीं सकता। याद कीजिए, तो न कांग्रेस हमारा है न कम्युनिस्ट हमारा है। तो याद कीजिए, जो संघीय सरकार बना है वो हमारा हो ही नहीं सकता। अब बात आई प्रदेश सरकार की, तो केंद्रीय सरकार हमारा है नहीं, तो हमको देखेगा क्या? मरते रहो, डूबते रहो, आग में जलते रहो, अपने बच्चों की कब्र बनाते रहो, विदेश में भेजते रहो, वहां से लाशें आती है दफनाते रहो। इनसे क्या मतलब? क्योंकि वो आपकी सरकार नहीं है ना। दूसरा प्रदेश सरकार बना, उन्हीं का बेटा, उससे छोटा कुछ नहीं है, उन्हीं का बेटा। और जब बेटा सरकार बनाएगा तो बाप वाली करेगा कि पड़ोसी वाली करेगा? मेरे भाइयों बोलिए ना। अरे बाप वाली करेगा ना, वही तो कर रहा है ना ये प्रदेश सरकार। क्या दे रहा है प्रदेश सरकार? ये दे रहा है ना कि मधेसीहरू को मन पर निकालो हुन्छ, दिन पर निकालो हुन्छ, ये कालाहरू को सबै कालै हुन्छ। यही तो दे रहा है ना ये सरकार। ये शंकर पोखरेल यही तो कहना, यही रूपंदेही में यही तो कह के गया ना कि सबै मधेसिया काला, इनको दिल पर निकाला, इसको मन पर निकालो हुन्छ। और फिर भी ये काला लोग उसी कम्युनिस्ट का जय जयकार कर रहा है। तकलीफ तो वो होती है मेरे भाइयों, जब इस धकधही में भी आके कम्युनिस्ट जीत के चला जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है। आप लोग को शर्म करना चाहिए, ये धकधही वालों को शर्म करना चाहिए कि ये जो कम्युनिस्ट धकधही जैसे इलाके में भी आके जीत के चला जाए। क्या आप भी जिताओगे? बताओ ना, जिताओगे ना? अब तो जान गए खचड़ा सरकार को, अब खचड़ा के साथ रहने वाला भी क्या होगा? इसलिए मैं निसंकोच कहता हूं मेरे भाइयों, इसके साथ रहने वाला भी खचड़ा और नाजायज होगा। क्योंकि वो जो नीति लेके आया, विदेश से शादी करोगे 7 वर्ष नागरिकता नहीं दिया जाएगा। अब 7 वर्ष में जो बच्चा पैदा होगा वो हलाली होगा कि हरामी होगा? वो खचड़ा होगा कि अच्छा होगा? अब उसको मानने वाला ये कम्युनिस्ट वाला क्या है जो उसका साथ दे रहा है? इसलिए इस कम्युनिस्ट का जो ये प्रमाण पत्र दिया है हमको, हमारे बाल बच्चों को मारने का जो षड्यंत्र का एक पुर्जा दे दिया है, उसे जलाना होगा। यही सत्य है और यही न्याय है, यही धर्म है आपके लिए। तो ये जो इसका बेटा बना, प्रदेश सरकार बना बैठा, वो अपने बाप वाली करता। अब उसके भी बीच में आ गया एक छोटा सरकार, स्थानीय सरकार। उसमें कहोगे चेहरा वाला तो हमारा ही है, वो क्या है? वो पोता है उसका। एक बेटा दूसरा पोता। अब पोता भी क्या करेगा ना? अरे भाई बाबा वाली ही तो करेगा, दादा वाली ही करेगा ना। उनको क्या करेगा भाई? जो कुछ उसके बाबा और उसके बाप से बचेगा तो आपसे पूछ लेगा, और नहीं बचेगा तो भी नहीं पूछेगा। इसलिए ये पोता भी क्या किया, जब प्रचंड ने आंदोलन किया तो अपने सारे पोता सबको लगा दिया कि हर एक पोता हमारा एक गाड़ी लेके आएगा। और वो पोता किया ना, वही कोई पोता उसे बहिष्कार किया कि हम चुनाव जनता से जीते हैं, हमको मधेसी जनता ने जितवाया है, हमको यहाँ की माताएं बहनों ने जितवाया है, हमको किसी राजा ने नहीं जितवाया है, तो हमें बस को लेके नहीं जाएंगे। किसी एक ने कहा होगा, 1-2 बबलू शुक्ला जैसे लोग, कुछ लोग कहे होंगे बेचारे, लेकिन उनकी कौन सुनता? क्योंकि पोता तो बहुत है ना। अरे पोता का इतना लश्कर हो गया कि आप देखें ना, काठमांडू में कुछ भी नहीं बोलता, खाली यही बोलता प्रतिगमन भयो। और ये पोता सब इतना ताली बजाता है, इतना ताली
लगाता है कि लगता है मंच पर से उठा के लेके चला जाएगा, अपने घर का जमाई जाके बना लेगा, दुल्हा बना के बैठा देगा। इसलिए ये पोताओ, अरे मेरे पोताओ, तुम लोग भी सुन लो। और जिस दिन ये जनता जान गई, जनता जिस दिन समझ गई, तो जनता जनार्दन होती है, जनता सर्वभौम सत्ता संपन्न होती है, जनता जो चाहे वो करेगी। इसलिए तुम्हारे पोता वाले सरकार को भी उखाड़ के फेंकना है मेरे भाइयों, और जनता की सरकार बनाना है। क्या आप लोग तैयार है ना कि अब भी पोतावाली करोगे? हाथ उठा के बताओ। अरे खड़े वाले भी उठा लो यार, तुमको भी लाजिम है ये बात, है ना? कुछ लोग बैठे बैठे बड़े मनगुन्ने सुन रहे हैं, लगता है अभी को तो नहीं गाली दे रहा। लेकिन मेरे भाइयों, मैं नहीं जानता कौन कम्युनिस्ट है कौन कांग्रेस। यहाँ पे जो भी बैठा है मेरा मधेसी भाई है, मैं इतना जानता हूँ। मैंने किसी कम्युनिस्ट को जानता, न किसी कांग्रेस को जानता, न किसी राजपा भाजपा और ये कितना समाजवादी और क्या क्या वादी है, मैं किसी को नहीं जानता। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि ये मेरे पूरे भाई है, ये पूरे मधेसी भाई है। और जिस दिन पूरा मधेसी भाई चाहेगा, यहाँ पे जनता राज लागू होके रहेगा। और कैसे लागू होगा? तो छोटी सी एक कहानी सुना दूं। दो राजा थे बड़े मित्र। एक राजा को बड़ा पसंद था बाज, दूसरे राजा ने गिफ्ट दिया। मैं जल्दी जल्दी करना, टाइम नहीं है ना। तो एक राजा ने बाज गिफ्ट दिया, 2 बाज का बच्चा उपहार दिया। कहा मेरा मित्र को बड़ा प्रसन्न है तो हम उपहार देते हैं। दे दिया उपहार। अब वो राजा साहब लेके गए अपने दरबार में, तो वहां पे ट्रेनर था जो बाज को उड़ाने वाला था, जो तालीम देने वाला था। उसने क्या किया, तालीम देना शुरू कर। अब बाज को तालीम देना शुरू, तो हुआ क्या, एक बाज तो उड़ना शुरू किया, दूसरा बाज उड़वे नहीं किया। वो तालीम देने वाला बड़े परेशान भागते राजा के पास आया, महाराज ये तो उड़ ही नहीं रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है। राजा ने कहा अरे मेरा बहुत नजदीक का मित्र हमको दिया, तुम ऐसी बात क्यों कह रहे हो, किसी दूसरे ट्रेनर को बुलाओ। तो सुबह सुबह एक ट्रेनर ढूंढने चला गया, तो मिल गए एक लगड़ा लूला किसान, हमारे चाचा की था, बेचारा बूढ़ा चाचा मिल गया। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा रे बाज उड़ाने का तालीम देने वाला ट्रेनर ढूंढने जा रहा हूँ। कहा रे चल हम देखते हैं, आजमाते तो है ना, मधेसी आजमाता बहुत है, कहता इस बार नहीं तो उस बार, लेकिन अभी उस बार का बात मत कीजिएगा, क्योंकि समय निकल गया, कुछ मिलने वाला नहीं है। अब इसी बार जो होना होगा होकर रहेगा। इसलिए ये अंतिम लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई है, ये लाउड स्पीकर चुनाव चिन्ह की लड़ाई नहीं है। आने वाले बैसाख में यदि चुनाव होता है तो आप सभी को भारी मत से लाउड स्पीकर चुनाव चिन्ह में मोहर लगा करके जनता की राज बनाना होगा। इसके लिए भी तैयारी करना। अब वो चले गए बुढ़ू बाबा बेचारे, तो जाते जाते दरबार में पहुंचे। राजा देखा, कहा ये ट्रेनर लाए हो? कहा हाँ। तो कहा चलो ठीक है, 2 दिन का समय, 2 दिन का टाइम ले लिए बुढ़ू बाबा। अब क्या किए बुढ़ू बाबा, गए 2 दिन क्या देते हो, 1 दिन में सिखा देंगे। कहा अरे बहुत बहादुर हो, हम तो 2 महीना लगा दिया, नहीं उड़ा पाए। चलो वो गए, तो बाज एक पेड़ के एक शाख पे बैठा था, एक डाल पे बैठा था, जो उड़ नहीं रहा। तो बाबा जाते जाते क्या किए होंगे, क्या किए होंगे बताइए तो, कोई नहीं पता ना। अरे बाबा जाते जाते उठाए हथौड़ा, हथौड़ा से नहीं कटेगा यार, कुल्हाड़ उठाए कुल्हाड़ और मारा तो डाले को काट दिया। जैसे डाल नीचे गिरी, बाज ऊपर उड़ गया। कहा देखो उड़ा दिया कि नहीं। मतलब बाज को उड़ाने के लिए डाल को काटना पड़ा। तो ये पोता बाबा के सरकार को मिटाने के लिए जनमत पार्टी को विजय बनाना होगा, तभी जनता का राज लागू होगा। इसलिए मेरी माताओं बहनों, आप लोग भी कान खोल के सुन लो, क्योंकि आप तो आधे धरती आधे आसमान का मालिक हो, लेकिन संख्या में यहाँ पे कम हो। कम मत समझिएगा, कहिएगा हम हाइब्रिड है, हाइब्रिड हम लोकल नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड थोड़ा भी होगा तो बहुत हो जाएगा, लोकल ज्यादा होगा तो भी कुछ होने वाला नहीं। इसलिए आप लोग थोड़े भी हो करके ऐसा काम कर दीजिए जो इतिहास में गणना हो जाए, जो ऐतिहासिक बन जाए। इसलिए सभी को मिलके जनमत को विजय बनाना। अब बात आ गई भाई, अब क्या करना है, जनमत आएगी तो क्या करेगी। मुख्य रूप से मैं 2 बात यहाँ पे आप सबको बताता हूँ टाइम के अभाव से। एक काम तो जनमत क्या करेगी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का लागू करेगी। क्या है प्रत्यक्ष लोकतंत्र?
आज आपके गांव पालिका में, आपके वार्ड में बजट की कमी नहीं है मेरे भाइयों। अरबों का बजट, करोड़ों का बजट, लाखों का बजट, एक वार्ड में 1 करोड़ से ज्यादा बजट। पैसा की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ कितने लोग को पता है कि पैसा कहाँ पे लगानी हो रहा है? बोलिए तो। अरे इतने विद्वान लोग बैठे हो, किसी को मालूम नहीं कि हमारा पैसा कहाँ लगानी हो रहा है? और वहां पे पैसा आपे का है, वहां पे युवा का पैसा, वहां पे महिला का पैसा, वहां पे वृद्ध का पैसा, वहां पे जनजाति का पैसा, वहां पे मुस्लिम का पैसा, वहां पे आदिवासी का पैसा, सभी का पैसा है। लेकिन वो लगानी कहाँ हो रहा है किसी को पता ही नहीं। बताइए, दुर्भाग्य की बात है। पैसा आपका, कार्यालय आपका, लेकिन क्या नहीं है? पोता का सरकार है, आपका सरकार नहीं है। बस फर्क इतना है ना। और वो क्या करता है? पैसा को ना जाने कहां पे लगाता है कि चाय पी लेता है। सीमा विकास के नाम पे पिकनिक मनाता है कि डांस बार में जाकर के पैसा को भजा करके फेंक के चला आता है। हमको पता नहीं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपको पता नहीं। लेकिन वहीं पे यदि आपकी सरकार होगी, जनता की सरकार होगी, तो हम सब क्या कर सकते हैं? मान लीजिए एक वार्ड में 2000 घर है ना, 2000 घर में एक सिम, मोबाइल का सिम बांट देते हैं। 40,000 रुपया हुआ, हर घर में एक सिम बांट देते हैं और सारे सिम का नंबर उठा के कार्यालय में रखते हैं। जहां पे पैसा आपको लगने जा रहा है, एक मैसेज लिख देंगे कि भाई युवा का पैसा है तो यहाँ पे लगानी होने जा रहा है। तो आप अपना काम भी करते रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, अपने मोबाइल में मैसेज देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ये मेरा पैसा यहाँ पे लगानी हो रहा है। और यदि आपको वो ठीक लगे तो आप ठीक कर दीजिए, ठीक नहीं लगे तो आप बेठीक भी कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन रहता है। और वो सारा सुझाव जो आप ठीक बेठीक कर रहे हैं, पूरा के पूरा कार्यालय में जाके जमा हो जाता है। अब यदि ज्यादा लोग, 50% से ज्यादा लोग, सैकड़ा में 50 से ज्यादा लोग कहता नहीं भाई ये योजना सही है, ये पैसा यहाँ पे लगानी होने जा रहा है तो अच्छा है, तभी उसको वहां पे लगानी करना चाहिए। अब बताइए, इसको करने में कौन सा वार्ड अध्यक्ष का क्या बिगड़ रहा है? बताइए, कौन सा गांव पालिका के अध्यक्ष का क्या बिगड़ रहा है? कहाँ धरती तोड़ना है, कहाँ आसमान को आग लगाना है कोई बात? केवल एक मैसेज लिखना है ना। इससे आपको पता होगा कि आपका पैसा कहाँ पे लगानी हो रहा, तब आपको मालूम होगा भाई यहाँ पे मेरे लोग हैं, मेरा सरकार है, अपना सरकार है, तब होगा ना। यहाँ पे तो मालूम ही नहीं होता। और वही काम जनमत पार्टी करेगी कि आपका जितना भी बजट है, आपका जितना भी साधन स्रोत है, जितना रिसोर्स है, वो सब आपके घर तक पहुंचाने का काम जनमत पार्टी करेगी। उसी को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है कि जनता का, आपका, आप लोगों का पूरा के पूरा मत वहां पे हो, आपका विचार वहां पे हो, आपकी इच्छा वहां पे हो। आप जब कहेंगे ये लगानी करना है तभी होगा। इसलिए इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है और यही प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमको लागू करना है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, पूरा वार्ड से लेकर के पूरा देश स्तर तक, राष्ट्र स्तर तक इसको लागू करके हमको क्या करना है? जनता राज बनाना है, 10 लाख रोजगारी दिलवाना है। दूसरा, समाजवाद। आजकल कुछ लोग तो समाजवादी नाम रख लिए अपने पार्टी का। अब बताइए भाई, वो जो समाजवादी अपने का पार्टी का नाम रख लिए हैं, वो लोग हैं कैसे? तो भैया इनके विषय में तो आप सब जानते ही होंगे ना। ये कैसे लोग हैं? ये मौत के सौदागर हैं। कैसे मौत के सौदागर हैं? उन्हीं के संतान हैं। याद कीजिए, जो वो सरकार बना है कम्युनिस्ट और कांग्रेस का, उन्हीं का संतान ये जसपा वाले हैं, दूसरा नहीं है। क्योंकि उपेंद्र यादव खुद कम्युनिस्ट के, मोहन ठाकुर खुद कांग्रेस के, तो ये सब आए वही में से हैं, मतलब वही द्वारा भेजे गए दूत हैं। ये सारा दूतों का संगठन है जो यहाँ पे आके हमको मधेश के नाम पे गुमराह कर रहा है। हमको यहाँ पे आकर के हमको जो है एक से एक अपनी बात रंग चेहरा दिखा करके वो बात करके चला जाता है, अपने को मधेसी कहता है। लेकिन वो मधेसी नहीं, वो उन्हीं कम्युनिस्ट और कांग्रेस के संतान है, उन्हीं द्वारा भेजे गए दूत हैं, उन्हीं का काम करते हैं। ये एजेंट के सिवा कोई काम नहीं करते हैं। जिस केपी शर्मा ओली को इन्होंने क्या कहा, मधेश निषेध,
उन्हीं को बुला करके यहाँ ताली लगवाता है, उन्हीं को बुला करके यहाँ पे जुलूस लगवाता है, उन्हीं के सरकार में जाकर के वो प्रधानमंत्री बनता है। ऐसे लोगों को क्या कहोगे मेरे भाइयों। इसलिए यहाँ पे उस दिन आए थे ना राजेंद्र महतो जी, हम देखे थे किसी हॉल में, तो क्या कहा, हिंदी संपर्क भाषा, हिंदी बोलना चाहिए, हिंदी संपर्क भाषा। अरे तू अपने 2 नंबर प्रदेश का नाम तो, वहां का भाषा तो हिंदी रख नहीं सका, उसे मध्य प्रदेश कह नहीं सका, और यहाँ पे आकर के भैरहवा और रूपंदेही के लोगों को हिंदी नाम पे बोल करके गुमराह करने का काम राजन महतो आतंकवादी तू मत कर, क्योंकि तेरा असली रूप क्या है ये सारा लोग जान चुका है। इसका असली रूप आप देखोगे ना तो आपको जरूर पता हो जाए। इसका असली रूप देखना चाहते हो ना, क्या है? अब भैया इसका असली रूप यहीं पे देख लो आराम से आप लोग। कौन बोल रहा है जान रहे हैं ना? वही जो उस दिन हिंदी कह के कुछ लोग बड़ा ताली बजा रहे थे, लाइव भी कर रहे थे। अरे गुमराह में मत पड़ो, क्योंकि राजन महतो जितना आतंकी कोई हो नहीं सकता, उतना भ्रष्टाचारी कोई हो नहीं सकता। 5 महीना आपने आंदोलन किया, नाकाबंदी किया, और इसने वीरगंज में नाकाबंदी करवा रहा था, पुल पे बैठा था, लोग बैठे मार खा रहे थे, लेकिन जैसे चुनाव हुआ वहां से उठ के गया, विद्यादेवी भंडारी को राष्ट्रपति बना के चला आया। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ वहां से उठा, सुशील कोइराला को प्रधानमंत्री बना के चला आया, और अपने को कहता है मधेसी। और यहाँ पे सुने ना, कहता है हम मधेसी स्वदेशी है नो। अब बोलिए, आपको यहाँ पे मधेसी के नाम से गुमराह करता, और इसके एजेंट, इसके चापलूस, इसके चमचे लोग भी पीछे नहीं हटते हैं। याद कीजिए, ऐ चमचो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि चाय से ज्यादा केतली गर्म होने का काम मत कीजिएगा, क्योंकि तुम्हारा नेता खुद बोल रहा है हम मधेसी स्वदेशी है ना, हमरो घोषणा पत्र में मधेश भन्ने शब्द ही है ना, हम ही जय मधेश हटाई सको, और तुम यहाँ पे गुमराह क्या कर रहे हो कि हम मधेसी हैं। इसलिए इनके गुमराह में भी मत पड़िएगा। और कालिया नाग उपेंद्र जी का भी कम नहीं है मेरे भाइयों, इसका भी सुनोगे ना? अरे इसको भी सुन लो थोड़ा सा यार, कोई बात नहीं, मजा आएगा, मजा। सुने ना, वो मधेश बात पढ़ा ही नहीं है, और इसे भी और गहरा में जाएंगे तो अभी मिलेगा मधेश बात का होदे ना, मैंने मधेश बात कभी पढ़े को छै ना, बोल रहा है मेरे भाई। अब बताइए, जिसको मधेसियों ने खून और पसीना देके वो प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया, वो क्या कहता है, मधेश बात का मैं सुने कैसे ना, मधेश बात का हुदय ना। अरे कौन सा कालिया नाग तू मुंह लेके आता है यहाँ पे? बताओ कौन सा मुंह लेके आएगा आपके बीच में, कहेगा भाई हमको वोट दे दो, और उसका चिमटा भी आए तो इतना जोर से झापड़ मारिए मेरे भाइयों कि जब तूने मधेश बात सुना ही नहीं है, मधेश बात पढ़ा ही नहीं है, तो मधेसियों से वोट क्यों? अब जाके गोरखा में चुनाव लड़, क्योंकि तूने तो गोरखा वाले को मालिक बना दिया है ना, तूने गोरखा वाले बाबूराम भट्टराई को पूरा पार्टी का मालिक बना दिया है। अब वो यहाँ से चुनाव लड़ेगा और तू गोरखा से चुनाव लड़के जीत के दिखा। कह सकते हो कि नहीं सकते हो? हाथ उठा के बताओ कितना लोग कह सकते हो? आएगा तो कहना जरूर। अरे पीछे वाले भी हाथ उठाओ, क्योंकि मुझसे बड़ा आतंकी कोई हो नहीं सकता। मधेसियों को मरवाने वाला, हत्या करवाने वाला, इतना बड़ा अपराधी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता मधेश में। मधेश के नाम के साथ गद्दारी करने वाला इतना बड़ा अपराधी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए वो भी चला आएगा तो आप लोग जरूर उससे सवाल कीजिए। दूसरी बात, कुछ लोग बेचारे मेरे युवा भाई अनजाने में लगे, उनको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं हम किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी अनजाने में इन्हीं के साथ में लगे। याद कीजिए, आपने राजनीति आपने अपने समाज के लिए कर रहे हैं, राजनीति यहाँ के समाज की समृद्धि के लिए कर रहे हैं, मधेश की समस्या समाधान के लिए कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि कहां से हमारी समस्या समाधान। इसलिए वहां से समस्या समाधान होने वाला
जो राजपा समाजवादी फोरम जसपा में लगे हो, सुन लो कान खोल के, क्योंकि वहां से तुमको मिलने वाला कुछ नहीं है। वहां से तुमको टिकट क्या खाक मिलेगा, वहां पे टिकट तो सिर्फ सूटकेस वालों को मिल रहा है, और वहां पे जो पैसा लेके जो जा रहा है उसको टिकट मिलेगा। तुम्हारा मूल्यांकन तो इससे पहले चुनाव में कर दिया गया कि वोट मधेसी का मत आपने दिया, लेकिन संसद किसको बनाया आपके वोट से? नरमाया ढकाल जैसी नचनिया को बनाया। नरमाया ढकाल जैसे लोगों का नाम आप समाजवादी वाले नहीं सुने थे, वैसे को बना दिया आपके वोट से संसद। याद कीजिए, इतना बड़ा आतंकी दूसरा कोई हो नहीं सकता, इसलिए ये भी हमारे नहीं। खाली नाम समाजवादी रखने से समाजवादी नहीं होगा। क्या है समाजवाद और कौन सा समाजवाद जनमत पार्टी लागू करना चाहती है? आप थोड़ा सा सुन लीजिए, 2 मिनट। जौन से समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, घास बास कपास मुफ्त में जनता को मिले, वो है समाजवाद। कैसे मिलेगा? मान लीजिए आपका एक गांव पालिका है, इसी गांव पालिका में एक गांव पालिका भवन बना दिया जाए, बड़ा सा टीने का बना दिया जाए, कोई बात नहीं, याद कीजिए, टीने का बना दिया जाए, ठीक। और उसमें क्या किया जाए? वो खाना की वजह से जान नहीं जाएगा, किसी को ठंडी की वजह से, कपड़ा न रहने की वजह से किसी का जान नहीं जाएगा, और किसी के घर पे फूस न होने के कारण से उसका जान नहीं जाएगा। इसलिए वो लोग आके यहाँ पे रहे, वो रहेगा, आराम से रहेगा, वहां पे खाना भी फ्री, कपड़ा भी फ्री, रहना भी फ्री, लेकिन उसको अनिवार्य 8 घंटा काम दिया जाएगा। 8 घंटा जब कोई मेरा बुजुर्ग, मेरा भाई काम करेगा, कोई मेरी माताएं बहनें काम करेगी, तो 500 रुपया हुआ ना दिन का दिहाड़ी, 200 रुपया खाना कपड़ा रहने का काट लीजिए। जैसे हम लोग होटल में रहते हैं, होटल में रहते हैं तो पैसा देते हैं कि नहीं देते? उसी प्रकार उनका 500 रुपया में से 200 रुपया आप काट लीजिए, तो भी तो 300 रुपया बचाना। और जब वो बुजुर्ग वहां से 1 महीना रह के जाएगा तो 300 रुपया भी लेके, प्रत्येक दिन का 300 मिलाएंगे तो 9-10 हजार महीना का हो जाएगा। तो जाएगा तो 9-10 हजार रुपया भी लेके जाएगा। उसको कहा जाता है समाजवाद, और वो समाजवाद लागू करना जनमत पार्टी चाह रही है। और कब होगा ये, कब लागू कर सकती है जनमत पार्टी? जब आप जनमत पार्टी के चुनाव चिन्ह लाउड स्पीकर में मोहर लगाओगे, उसमें छाप लगाओगे, उसमें वोट दोगे, तभी कर पाएगा। वैसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप कहोगे भाई वैसे कर दो। अरे तो भाई कोरोना के समय में आप देखे ना, आपने अपना पैसा भी वितरण करना चाहा तो सरकार ने क्या किया? एक द्वार प्रणाली लागू कर दिया। आप अपना चावल वितरण नहीं कर सकते, पहले वार्ड कार्यालय में दो, नगर पालिका में दो, गांव पालिका में दो, वहां से वितरण किया जाएगा। तो इतना बड़ा समाजवाद बगैर आपके परमिशन से लागू नहीं हो पाएगा, और वो परमिशन जनता का वोट है, जनता का मत है। इसलिए आपको आने वाले इलेक्शन में जनमत पार्टी के चुनाव निशान लाउड स्पीकर में मोहर लगाना ही होगा, और समाजवाद को लागू करना होगा। कितना लोग लगाएंगे मोहर? हाथ उठा के बताओ। अरे उधर जो छित्र बित्र बैठे हो, भी हाथ उठाओ यार, तुमको भी समाजवाद चाहिए। कहीं पे भी रहो, किसी का भी गुलामी करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन समाजवाद तो चाहिए ना। इसलिए समाजवाद के लिए यदि आपको समाजवाद लागू करना है तो भी जनमत पार्टी को विजय कराना होगा। यदि आप अपने बाल बच्चों का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो भी जनमत पार्टी को विजय कराना होगा। यदि आपको विदेश नहीं जाना पड़े, यहीं पे रोजगारी मिले, एक घर एक रोजगारी का व्यवस्था हो, तो भी आपको जनमत पार्टी में विजय, जनमत पार्टी के लाउड स्पीकर चुनाव चिन्ह में मोहर लगाना ही होगा। इसलिए कोई भी तरीका से क्या करना होगा? जनमत पार्टी के कैंडिडेट को, उम्मीदवार को, प्रत्याशी को आपको विजय बनाना होगा। वो कोई व्यक्ति नहीं होगा, वो जनमत पार्टी का एक दूत होगा, और उसका काम क्या होगा? जनता राज लागू करना, एक घर एक रोजगारी का व्यवस्था लागू करना, उसका काम होगा। मेरे भाई, अब याद कीजिए, आप लोग तो 2000 में बिकते हैं, अरे कोई कोई तो मुर्गे में बिक जाते हैं। याद कीजिए, मुर्गा खिला के आपको मुर्गा बना रहा है, मुर्गा खा के मुर्गा मत बनिएगा। और याद कीजिए, थोड़ा सा हिसाब किताब भी बता दूं कि यदि 2000 में कोई वोट अगर देता है किसी नेता को, 2000 में भी अगर एक वोट का 2000 भी पा गया तो क्या है मेरे भाइयों? कितने दिन का राजा बना रहे हो? 5 बरस का किसी को राजा बना रहे हो, और उसने क्या कर रहा है? आपके बाल बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। आप 2000 लेते हो ना, एक बार दिखता है 2000 का नोट, लेकिन हिसाब कीजिए, क्योंकि 5 बरस में कितना दिन होता है? 5 × 365 कीजिए, कितना होगा? 1800
1825 दिन होगा। आप 1825 दिन का मालिक कितने रुपया में बना रहे हो? केवल 2000 रुपया में। उसका भाग कीजिए तो केवल एक दिन का 1 रुपया 8-9 पैसा पड़ेगा। आप 1 रुपया में अपने 5 बरस अपने बाल बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। केवल उसका आपका मूल्यांकन 1 रुपया के बराबर होता है। इसलिए 1 रुपया में बिकने का काम आने वाले चुनाव में मत कीजिएगा। हाँ, इतना कर सकते हो, छूट है आपको कि जिस नेता ने आपको 70 बरस से ठगा, जिस कम्युनिस्ट ने 40 साल से ठगा, जिस जसपा ने आपको 15 साल से ठगा, तो इस बार 2000 नहीं लीजिएगा, 5-10 हजार लीजिएगा एक वोट का। और लेकिन उसको वोट मत दीजिएगा। वोट आपको लाउड स्पीकर में देना होगा, वो पैसा उस नेता का खाना होगा, क्योंकि उसने आपको बार बार लूटा है। एक बार आप भी लूट के दिखा दो और उस आतंकी की सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक दो। यहाँ पे जनता का राज तब होगा। इसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ के मुसलमान, यहाँ के कुछ मेरे मुसलमान भाई बहुत बड़े कांग्रेसी और कुछ लोग तो वही गाय छाप क्या कहते हैं, राजाओ देश बचाओ वाला का बड़ा भारी झंडा लेके घूमते हैं। कुछ लोग फेसबुक में भी बातचीत करते हैं हमसे। अरे मुसलमान, धोखा मत कर मुसलमानों के साथ, क्योंकि मुसलमान तो एक कह रहा है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब। अच्छे लोगों के साथ हो जाओ, बुरे लोगों के साथ मत रहो। ऐसे लोगों का साथ मत करो जो आपके बाल बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर दे। आप किसका साथ दे रहे हो? जिसको हमने पहले बता दिया कि वो आतंकी आपको गोली मार के आपके बाल बच्चों का हक छीन रहा है। आप किसका साथ दे रहे हो? यदि आप उसका साथ देते हो तो आप इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे नहीं चलते हो। और जो मुसलमान इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को नहीं मानेगा वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, उसकी बख्शीश हो ही नहीं सकती। इसलिए मुसलमानों, अब बिकने का काम मत करो, चंद मुट्ठी भर मुसलमानों के चक्कर में मत पड़ो। वो आपको बेच रहा है, सर्वसाधारण मुसलमानों को बर्बाद कर रहा है, गुमराह कर रहा है। अरे मुसलमानों, तुम्हारे कुरान ने ऐलान किया है और सबसे पहले कोई आयत यदि नाजिल हुई है तो इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलका खलकनल इंसान मिन अलक इकरा व अक्रमल लजी मालम यालम। पहले पढ़ो, उसके बाद कुछ करो। आप क्या करते हो? यहाँ पे अपने को राजनीति करते हो, अपने को बड़ा भारी मुसलमानों का नेता मानते हो, लेकिन सर्वसाधारण मुसलमानों के बच्चों को विदेश में जाने पे मजबूर करते हो। बोलिए, आज देखिए तो मुसलमानों की हालात क्या है। आज नौकरी में भी देखिए 0.03% भी नहीं है। आज उसका पर कैपिटा इनकम भी देखेंगे तो 0.2 भी नहीं है। आज उसका सेना पुलिस में भी देखेंगे तो 200 लोग भी नहीं है, 0.02% भी नहीं है। आज हर जगह पे देखिए मुसलमान सबसे पीछे है। लेकिन ये दज्जाल, कुछ लोग जो दज्जाल, काना दज्जाल, जिसको कुरान ने कह दिया है कि कयामत आने से पहले काना दज्जाल आएगा, कुछ रोटी फेंकेगा और सब लोग उसके रोटी के तलाश में निकल जाएंगे। ये कुछ मुसलमान, कुछ आतंकी मुसलमान अपने पद और वहदा के लिए पूरे मुसलमानों को बेच रहा है। आज देखेंगे तो विदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई कौम है मरने के लिए विदेश में जा रही है तो मुसलमान है। अरे कैसे मुसलमान नेता हो तुम लोग, कैसे मुसलमान हो कि तुम लोग पढ़ते हो कुरान, रखते हो रोजा, करते हो हज, लेकिन मुसलमानियत को नहीं समझे हो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को नहीं समझे हो। इसलिए मुसलमान हो ही नहीं सकते। ऐसे बहकाए वाले मुसलमानों के चक्कर में मत पड़िएगा। मेरे सर्वसाधारण मुसलमानों, आपके लिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अगर कोई पार्टी यहाँ नेपाल में है तो वो है जनमत पार्टी। उसके सिवा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही जनमत पार्टी ने आपके बाल बच्चों को जमीन से उठा के अर्थ, फर्श से उठा के अर्थ पे रखने वाली है। आपको यहीं पे रोजगार देने वाली है, आपको मान सम्मान इज्जत देने वाली है। अरे कौन पार्टी ने कहा कि यहाँ पे बादशाह शमसुद्दीन की हुकूमत थी? कौन पार्टी बताया? कोई मुसलमान यहाँ पे आके बता दे। कौन मुसलमान बता सकता है कि नेपाल में मल्ला काल में भी फिरोज खान का सिक्का चलता था, जहांगीर खान का सिक्का चलता था? कोई बता सकता है? तो ये बताने वाली अगर कोई पार्टी है तो जनमत पार्टी है और उसका नेता मैं गर्व से कहता हूँ डॉक्टर सी के राउत है। दूसरा कोई हो नहीं सकता। आप किसके चक्कर में पड़े हो मुसलमानों? गुमराह मत हो, बर्बाद मत करो, वरना आखिरत में तुम्हारी बख्शीश हो ही नहीं सकती, तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते। अरे हिंदू भाइयों, आप लोग भी कम नहीं बिकते हो, बिकने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अरे गीता कहती है मेरे भाइयों, गीता
अगर गीता को नहीं मानोगे आप हिंदू हो ही नहीं सकते। हिंदुत्व तो आप में है ही नहीं जब तक गीता को आप नहीं मानोगे। गीता का सार है व्यक्ति यदि पथ से पथभ्रष्ट हो जाए, अपने रास्ते से विचलित हो जाए, पथ से पथभ्रष्ट हो जाए, न्याय अन्याय की चिंता न हो, न्याय अन्याय हो रहा है चिंता नहीं हो, मूल अधिकार का हनन किया जा रहा हो कोई परवाह नहीं हो, मूल अधिकार मतलब संवैधानिक अधिकार हनन हो रहा हो कोई मतलब नहीं हो, तो वह मानव नहीं पशु है और उसका वध करना मानव वध नहीं पशु वध समान है। अब बताइए आपका क्या हो रहा है? आप क्या पथ पे हो? क्या कांग्रेस आपका सही पथ है, सही रास्ता है? क्या कम्युनिस्ट सही रास्ता है? क्या एक दुनियादारी अस्पा जस्पा सही रास्ता है? अगर सही रास्ता होता तो मेरे हिंदू भाइयों बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपको भी कुछ ज्यादा मिल नहीं गया है मुसलमानों से। आपको भी सैकड़ा में 8 लोग भी नौकरी जागीर में नहीं हो। आपकी आय भी देखिए, अगर तो वार्षिक आय भी देखोगे तो केवल 36,000 रुपया है, लेकिन वहीं पे अगर पहाड़ी सबका देखोगे तो 55,000 रुपया है महीने वार्षिक आय उसका। यदि आपके साथ न्याय होता तो आपके साथ भी वही दुर्व्यवहार क्यों कि जो वो हमको मारता है लात तो आपको भी नहीं छोड़ता है। आंदोलन होता है तो मुसलमान को भी मारता है तो हिंदू को भी मारता है। आंदोलन किया जाता है रोड विकास के लिए, लेकिन गोली अगर चलती है तो हिंदू के ऊपर भी चलती है, मुसलमान के ऊपर भी चलती है। इसलिए आपको भी सही रास्ता तलाश करना होगा जो गीता ने दिया है। वो सही रास्ता जनमत पार्टी के सिवा दूसरा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। इसलिए निसंकोच आपको भी जनमत पार्टी में लगना होगा, आजे से जुड़ना होगा, विलंब नहीं करना होगा। बोलिए जुड़ोगे? अरे हाथ उठा के बताओ यार, अब तो बताओगे। अरे अभी नहीं माने ना। महाभारत के युद्ध में क्या हुआ? 18 दिन का युद्ध हुआ। 10वें दिन में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा अर्जुन तीर चलाओ। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं नहीं, अपना धनुष बाण नीचे रख दिया, रथ में रख दिया। कहा किस पे चलाए? 10वें दिन तो मेरा दादा भीष्म पितामह लड़ने के लिए आया है। अरे अपने दादा को मार दे। अरे 17वें दिन तो द्रोणाचार्य कृपाचार्य गुरु कृपाचार्य लड़ने के लिए आए हैं, क्या उन पे तीर चला दे? तो अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन से क्या कहा था श्री कृष्ण जी ने? अर्जुन ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध, ये सत्य और न्याय की लड़ाई है, ये हक और इंसाफ की लड़ाई है। यहाँ पे अपना पराया नहीं देखा जाता है, यहाँ पे देखा जाता है तो केवल धर्म और अधर्म देखा जाता है, सत्य और न्याय देखा जाता है। यदि अधर्मी कोई मेरा भाई क्यों ना हो तो उसके खिलाफ ही यहाँ पे तीर चलाना होगा, वरना इस दुनिया से हक और इंसाफ मिट जाएगा, सत्य और न्याय खत्म हो जाएगा। निसंकोच अर्जुन ने तीर चलाया और वही वहां पे साबित किया कि दुनिया वालों यदि आप अपने को हिंदू मानते हो तो धर्म पे रहो, सत्य और न्याय पे रहो, वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारे लिए फर्ज किया गया है, वही तुम्हारे लिए अनिवार्य है, वही हिंदुत्व है, वही हिंदुओं का असली हिंदू मानने का अधिकारी होगा। वरना केवल वैसे टीका लगाना हिंदू मानने के अधिकारी भी तुम नहीं हो, क्योंकि हिंदू कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी को सुख समृद्धि चाहिए, लेकिन यहाँ पे असमानता फड़ा पड़ा है। यहाँ पे हमारी हत्याएं होती है, हमारे बहनों का बलात्कार होता है, हमारे माताओं का चीरहरण होता है, हमारे भाई शहीद कर दिए जाते हैं, मेरा भाई रोड पे मर जाता है। आप कैसे हिंदू हो कि अभी भी उस प्रचंड का नाम सुनते हो, अभी भी केपी का नाम सुनते हो तो झंडा हिलाते चले जाते हो, जैसे एक कुत्ता को हड्डी दिखाया जाए वो पीछे से धीरे धीरे चला जाता है। याद कीजिए ऐसा अत्याचार मत कीजिएगा, वरना ये संतान द्रोही होने का आप लोग काम करेंगे। और याद कीजिए मैंने इतिहास में देशद्रोही सुना है, मैंने इतिहास में धर्मद्रोही सुना है, लेकिन मैंने इतिहास में कभी भी संतान द्रोही नहीं सुना है। यदि अभी भी उसी कांग्रेस कम्युनिस्ट जज्बा में लगे रहोगे तो आप संतान द्रोही इतिहास में कहलाओ जाओगे। इसलिए ये बदलने का समय है, ये परिवर्तन होने का समय है। मैं प्रथम कहा था अभी तक आप लगे थे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब मत लगना उन अत्याचारियों के साथ। अब आपको जनमत पार्टी में आना ही होगा और लाउड स्पीकर हॉर्न में आपको मोहर लगाना ही होगा और अपने सही धार्मिक होने का वहां पे प्रमाण देना होगा। इसलिए निसंकोच बढ़िए, निसंकोच बढ़िए, घबराइए मत, परेशान मत होइए।
क्योंकि आपकी ठेकेदारी के लिए जनमत पार्टी आ गया है। आपको किसी भी हाल में, किसी भी तरीका से, किसी भी तौर से आपकी नैया को पार कराएगा और यहाँ पे जनमत राज लागू करेगा, जनता का राज लागू करेगा, एक घर एक रोजगारी का व्यवस्था देगा। इसीलिए जनमत पार्टी आया है। अब बहुत सारा समय हो गया, अब मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय मधेश, जय मधेश।